वेलकम स्टूडेंट्स। चलिए इस वीडियो में देखते हैं शिवनाथ यूनिवर्सिटी के सैंपल पेपर को। ये सैंपल पेपर शिवनाथ यूनिवर्सिटी ने ही पब्लिश किया हुआ है। तो इस पेपर को इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप इसके जो डिस्क्रिप्शन है इनके पेपर का वो भी आप देख लीजिए। वर्बल रीजनिंग 30 मिनट का होगा और इसके जो इंपॉर्टेंट सबसेक्शन है क्रिटिकल रीडिंग, पैराग्राफ फॉर्मिंग, सेंटेंस कंप्लीशन, सेंटेंस करेक्शन, क्वांटिटेटिव रीजनिंग में 36 क्वेश्चन होंगे जिसमें सब पार्ट हो जाएगा आपका अलजेब्रा, अर्थमेटिक, ज्योमेट्री, इंटरप्रेटिंग क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन दैट इज डीआई, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड स्टैटिस्टिक्स होगा। 3 क्वेश्चन होंगे उसमें। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग में 40 मिनट्स का समय दिया गया है आपको और इसमें जो सबसेक्शन होने वाला है एनालिटिकल पजल, डिडक्टिव रीजनिंग, मैकेनिकल रीजनिंग, ऑड एलिमेंट्स एंड पर्सपेक्टिव टेकिंग एंड स्पैटियल विजुअलाइजेशन और आपका ऐसे भी होगा 15 मिनट का जो कि आपको ऑन स्क्रीन ही लिखना होगा कंप्यूटर पे। राइट, तो चलिए इस पेपर को डिस्कस करते हैं। इस पेपर में मैं डिटेल डिस्कशन करूंगा क्योंकि यही क्वेश्चन तो आएगा नहीं, इस पे बेस इसके जैसा इससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे और तो डिटेल डिस्कशन हम लोग करेंगे। चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये है आपका क्वांटिटेटिव रीजनिंग का। तो क्वेश्चन कह रहा है अकॉर्डिंग टू सेंसस 2001 द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इन उत्तर प्रदेश इज दिस मच, while according to census of 2011 the population of the town increased to this much. What is the average percentage increase in the population of the town per year? This is a very important, per year during the given period. तो पहले तो हमें परसेंटेज इंक्रीज निकालना चाहिए और साथ ही साथ पर ईयर की भी बात करना है। यहाँ पे देखिए टोटल 10 ईयर्स का करीब गैप है। ठीक है, हर 10 साल पे सेंसस होता है तो हमें पर ईयर एवरेज निकालना है। तो सबसे पहले तो आप इंक्रीमेंट निकालिए कि इंक्रीमेंट कितना होगा। सो आप यहाँ पे सब्सट्रैक्ट कर लीजिए दिस 526 एंड दिस इज 747,390। सो दिस विल बी 6 अप्रोक्सीमेटली, दिस रफली मैंने जल्दी निकल गया 3,19,136। ये इंक्रीज है तो परसेंटेज इंक्रीज क्या हो जाएगा? सो परसेंटेज इंक्रीमेंट हो जाएगा दिस अपॉन इनिशियल था मेरा 7,47,390 इंटू 100। अब ये आपको देखिए एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे दिख रहा है 3,19,000, 3,20,000 मान लीजिए, यहाँ पे 7,47 है, 7,50 मान लीजिए, 45 मान लीजिए, 7,45,000 मान लीजिए। तो ये अप्रोक्सीमेटली आप देख रहे होंगे। देखिए 3 2 6 एंड ये 7 मतलब 1/2 से भी 1/2 से भी ज्यादा कम है। ये मतलब 50% से कम है। ये जो है ना, ये इसके डबल से भी ज्यादा है। आप देखते हैं 3,19,000 है तो 3 2 6, राइट, यहाँ पे 7 समथिंग हो रहा है। तो रफली अबाउट अगर आप 1/2 भी मान लेते हैं इस फ्रैक्शन को, रफली, वेरी रफली, आई थिंक यहाँ पे अच्छा इन्होंने लिखा नहीं है बट रफली मैं मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पे अगर 1/2 भी है तो ये रफली कितना हो रहा है? 50%, एकदम रफ डाटा मैं बता रहा हूँ। और ये मेरे को 10 ईयर्स का निकालना है तो 10 ईयर्स के लिए अपॉन 10 भी करना होगा। ये तो 10 साल में हुआ ना, 10 साल में इतना इंक्रीज हुआ है तो पर ईयर कितना, तो अपॉन 10 भी करना होगा। तो अप्रोक्सीमेटली कितना आ रहा है? 5%। तो 5% के आसपास का डाटा कोई मुझे दिख रहा है क्या? देखिए बी ऑप्शन को देखिए 4.27%, तो जो कि 55 से कम ही है, होना भी चाहिए क्योंकि ये 2 टाइम से ज्यादा है ना। ये यहाँ पे जो मैंने अप्रोक्सीमेट किया हुआ है 3 2 6, ये उससे भी ज्यादा, ये जो वैल्यू है 50% से भी कम आएगा। ठीक है, ये तो मैंने रफली डाटा, अगर मुझे एग्जैक्ट ऐसे डाटा होते नियर अबाउट देन मैं फिर और थोड़ा डिटेल अंदर कैलकुलेशन करता। बट अभी चूंकि ऑप्शन क्लियर कट मेरे को बता रहा है कि बी ऑप्शन होना चाहिए, सो इट्स आंसर शुड बी बी। राइट, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है अ गोल्ड स्मिथ सेल्स 3 डिफरेंट वेराइटीज ऑफ सिल्वर मिक्स्ड विथ कॉपर। तो कोई गोल्ड स्मिथ है वो 3 डिफरेंट वेराइटीज के सिल्वर को, टाइप्स ऑफ सिल्वर है जिसमें कि कॉपर का मिक्सिंग किया हुआ है। और यहाँ पे दिया हुआ है फर्स्ट टाइप की सिल्वर में 35% कॉपर है, सेकंड टाइप की सिल्वर में 50% कॉपर है और थर्ड टाइप की सिल्वर में 70% कॉपर है। ऑल 3 वेराइटीज आर ऑफ इक्वल वेट और ये तीनों इक्वल वेट के हैं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये इक्वल वेट के हैं। राइट, इफ ही मेल्स 2 वेराइटीज टुगेदर what is the probability that the final mixture has at least 50% of the copper? अगेन यहाँ पे देखिए यहाँ पे एटलीस्ट वर्ड भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो ये आपको समझ में आएगा कि इसका इंपॉर्टेंस, इसका मतलब 50 या 50 से ज्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे हम कैसे सोचेंगे? देखिए यहाँ पे आप एलिगेशन के बारे में सोचेंगे, एलिगेशन का कंसेप्ट, यहाँ पे एलिगेशन, प्रोबेबिलिटी सब कुछ मिक्स हो गया है। तो कैसे? तो अगर आप 3 आपके पास ऑप्शन है और दो दो को मिक्स करना है तो कितने तरीके से मिक्सचर बना सकते हैं? मैं 1 एंड 2 का मिक्सचर बना सकता हूँ, मैं 1 एंड 3 का मिक्सचर बना सकता हूँ और मैं 2 एंड 3 का मिक्सचर बना सकता हूँ। इसके अलावा आप सोच लीजिए और कोई मिक्सचर आप नहीं बना सकते। 1 एंड 2, 1 एंड 3 एंड 2 एंड 3, बाकी सब मिल चुका है। 1 एंड 2 एंड 2 एंड 1 विल बी द सेम क्योंकि मिक्सचर तो एक ही है। अब इसमें देखिए इक्वल वेट है। अगर आपने एलिगेशन के मेथड से सोच लीजिए, जैसे एलिगेशन में मैंने काफी समझा रखा है प्रीवियस वीडियोस में कि यहाँ पे मैं कॉपर का परसेंटेज निकालना चाहता हूँ। मान लीजिए मैं 1 और 2 का मैं कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ। मैं जैसे बताया था मैं डिटेल बताऊंगा तो फिर इसका शॉर्ट भी देखेंगे। तो अगर मैं 1 और 2 को अगर मिक्स करता हूँ तो ये फर्स्ट में कॉपर है 35% और सेकंड में है 50%। और इनको 1:1 रेशियो में मिक्स किया गया है। यहाँ पे टाइप 1
सिल्वर है, ये टाइप 2 सिल्वर है, दोनों को 1:1 में मिक्स किया गया। तो आपको यहाँ पे एलिगेशन मेथड से भी सिखाया गया होगा कि ये जो फाइनल एवरेज निकल के आएगा वो कैसे निकल देता है, ठीक है। तो बेसिकली अगर आपको एलिगेशन का कंसेप्ट पता है तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, यहाँ पे देखिए ये 15 का डिफरेंस है। तो आपको अगर देखिए दोनों तरह से आप निकाल सकते हैं। अगर आप इस मेथड से निकालना चाहते हैं इस डायरेक्शन से, तो आप लिखेंगे 35 प्लस 35 से ज़्यादा होगा वेटेड एवरेज, क्योंकि आपको पता है कि जो वेटेड एवरेज होगा 35 और 50 के बीच में होने वाला है, तो 35 से बड़ा होगा, 35 प्लस इन दोनों के डिफरेंस को इस रेशियो में बांट दीजिए। तो 15 इंटू 1:1 का है, तो यहाँ पे प्रोपोर्शन हो जाएगा 1/2, क्योंकि सम ऑफ द रेशियो हो जाएगा 2, तो फिर क्या हो जाएगा 35 प्लस 7.5, तो ये कितना हो जाएगा 7 5 12 42.5। ये तो हो गया फर्स्ट मेथड जो आप एलिगेशन मेथड से सोच पा रहे हैं। दूसरा अगर आपको ध्यान हो, सेकंड तरीका बता रहा हूँ सोचने का, कि अगर आपका इक्वल रेशियो में लिया हुआ है दोनों चीज, अगर आप दो चीजों को मिक्स किए हैं और इक्वल प्रोपोर्शन में दोनों को लिए हैं, तो उनका जो वेटेड एवरेज होता है, उनका जो फाइनल जो एवरेज आएगा वो सिंपली दोनों का अर्थमेटिक मीन होगा। अगर आपने इक्वल रेशियो में लिया है तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 35 प्लस 50 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 85 डिवाइडेड बाई 2, 2 4 जा 2, 42.5। देखिए यहाँ भी सेम आया, यहाँ भी सेम आया। तो देखिए मेरा पर्पस है कि इन सैंपल पेपर्स के थ्रू आपको कंसेप्ट डिस्कस करना, ये नहीं कि बस क्वेश्चन हो गया और छुट्टी हो गई। तो इस बेसिस पे अब मैं एलिगेशन मेथड में क्यों जाऊँ, मैं क्यों ना सीधे 1 और 3 का वेटेड एवरेज डायरेक्ट निकाल लूँ। तो हो जाएगा 35 प्लस 70 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 105 डिवाइडेड बाई 2, जो कि 50 से ज़्यादा होगा 100%। 2 एंड 3 का हो जाएगा 50 प्लस 70 डिवाइडेड बाई 2, जो कि हो जाएगा 120 डिवाइडेड बाई 2, जो कि होगा 50 से ज़्यादा। तो ये दो केसेस मेरे फेवरेबल है। टोटल 3 केस बना था, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 2/3। लेट अस चेक द ऑप्शन 2/3। यस, देयर इज ऑप्शन ई 2/3, सो इट्स आंसर शुड बी ई। लेट अस सी दिस क्वेश्चन। This question says the sum of the roots of quadratic equation is less than the product of roots। तो ये कब होगा, तो देखिए sum of the roots हमसे कहा जा रहा है कि sum of the roots is less than the product of the root। तो पहले तो हमने ऐसे लिख दिया। अब sum of the roots का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। सो अकॉर्डिंग टू दिस माइनस बी बाई ए शुड बी लेस देन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दैट इज द सी बाई ए। अब हमें इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। देखिए इनइक्वालिटी का रूल अगर आपको पता हो कि इस ए और ए को आप ऐसे डायरेक्ट कैंसिल नहीं कर सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन कि ए अगर पॉजिटिव है तो क्या होगा, ए अगर नेगेटिव है तो क्या होगा। ए जीरो नहीं हो सकता, ये बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंडीशन होता है, ए कैन नॉट बी जीरो। तो अभी मैं ए पॉजिटिव मान के चलता हूँ कि ए अगर पॉजिटिव है तो क्या कर सकते हैं। तो ए अगर मेरा पॉजिटिव है, तो अगर आप दोनों तरफ ए से मल्टीप्लाई कर दें तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस बी शुड बी लेस देन सी। दिस इज द रूल, दिस इज द कंडीशन इफ ए इज पॉजिटिव। सो माइनस बी शुड बी लेस देन सी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। आप ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं जिसमें कि माइनस ऑफ बी छोटा हो सी से। अगर हम ए को नेगेटिव मान के चलते हैं, ए को अगर हम नेगेटिव मान के चलते हैं, तो अगर आप इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे, ए को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, तो चूंकि ए एक नेगेटिव नंबर है और आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इनइक्वालिटी विल गेट चेंज। सो इट विल बी माइनस बी शुड बी ग्रेटर देन सी। ये भी पॉसिबल है, माइनस बी बड़ा हो जाए सी से। अगर आप बी की वैल्यू नेगेटिव ले लें, सी की वैल्यू पॉजिटिव ले लें, इस तरह से कुछ कॉम्बिनेशन बना के, फॉर एग्जाम्पल बी की वैल्यू ले लूँ -5 और सी की वैल्यू ले लूँ 2, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ माइनस 5 इज ग्रेटर देन 2, दैट्स ओके। तो दोनों ही केसेस पॉसिबल है, ऐसे हम इक्वेशन बना सकते हैं। तो दोनों ही केस पॉसिबल है यहाँ पे, तो हमारा आंसर हो जाएगा समटाइम्स। Let us see this next question, question number 4. Mary about some sheets of stickers and cards. Each sheet of sticker costs ₹10 and each card costs ₹12. The total cost for all the sheets and cards Mary bought was ₹44. The quantity A is number of sheets stickers, number of sheets of stickers Mary bought. तो मान लेते हैं कि X है और the number of cards Mary bought is Y. So according to given information we can write 10x plus 12y is equals to 44. राइट, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो दिस इज द 5x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 22। ये हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन आ रहा है। अब ये पूछा जा रहा है कि x बड़ा है या y बड़ा है या दोनों क्वांटिटी इक्वल है या हम रिलेशन को पता नहीं कर सकते हैं। तो देखिए कैसे कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे लगेगा कि हमारे पास देखिए दो वेरिएबल x और y बट इक्वेशन एक ही है, तो जनरली अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स ये सॉल्व नहीं हो सकता, इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। बट एक कंडीशन और है जो हमें हेल्प कर सकता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। देखिए नंबर ऑफ शीट्स जो होगा वो फ्रैक्शन में नहीं होगा, या तो आप एक शीट खरीदेंगे या दो शीट खरीदेंगे, है ना, हाफ शीट तो नहीं खरीदेंगे, राइट। तो हम सोचते हैं अगर हम x की वैल्यू को जीरो ले लें तो y की कोई इंटीजर वैल्यू आ रही है क्या जो इसको होल्ड करे। तो अगर आप x की वैल्यू जीरो लेंगे तो y की वैल्यू हो जाएगी 22/6 जो कि इंटीजर नहीं है, तो ये केस हमारा पॉसिबल नहीं है। अगर हम x की वैल्यू को 1 ले लें तो ये हो जाएगा 22 - 5
दैट इज द 17/6, ये भी हमारा पॉसिबल नहीं है, सो ये केस भी नहीं हो सकता। अगर हम x की वैल्यू को 2 ले लें, 12/6 दैट इज द 2, यस ये केस पॉसिबल है। अगर हम x की वैल्यू को 3 ले लें तो 15, 12 माइनस 15, 7/6, ये भी केस पॉसिबल नहीं है, राइट। अगर हम x की वैल्यू को 4 ले लें, 2/6, ये भी पॉसिबल नहीं है। अगर हम x की वैल्यू को 5 ले लें तो क्या ये पॉसिबल है? अब ये देखिए नेगेटिव में होने लगेगा, नाउ y विल बिकम्स नेगेटिव -3/6, जो कि पॉसिबल नहीं है, और इसके आगे आपको हमेशा नेगेटिव नेगेटिव मिलता चला जाएगा। तो हमें एक ही केस मिल रहा है जिसमें ये पॉसिबल होता हुआ दिख रहा है, और उस केस में x और y दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। तो हम कह सकते हैं कि यस द टू क्वांटिटीज आर इक्वल। आई होप कि आप समझ पाए होंगे सॉल्यूशन को। अगर कोई डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रूल फॉर एन अर्थमेटिक सीक्वेंस इज दिस, an is equals to, so the rule is an is equals to 3n-4। इस रूल को देख के ही आपको पता चल जाना चाहिए कि ये एक अर्थमेटिक सीक्वेंस और एक लीनियर सीक्वेंस का जनरल टर्म लिखा हुआ है, where n is the position of the term in the sequence, then the difference between any two terms an and its preceding term an-1 when n is greater than 1 is 4। तो हमें इसे चेक करना है क्या ये हमेशा होगा। तो हम दो तरह से इसको अप्रोच ले सकते हैं। एक तो बिल्कुल फंडामेंटल, आप क्या कीजिए, a1 निकालिए, चेक ही तो करना है, a1 निकालिए, तो n की वैल्यू 1 डालें, n की वैल्यू 1 डालेंगे 3 - 4 -1, a की वैल्यू 2 डालें, तो 2 3 2 या 6 6 - 4 दैट इज -2, a की वैल्यू n की वैल्यू 3 डालिए, तो 3 से 9 - 4 9 - 4 दैट इज द 5। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमसे क्या कहा है, n ग्रेटर देन 1 के लिए कह रहा है, तो n ग्रेटर देन 1 हम इन दोनों का डिफरेंस ले सकते हैं, 5 और -2 का डिफरेंस, सो 5 माइनस ऑफ -2, तो ये क्या हो जाएगा 5 + 2 दैट इज द 7। लेट मी चेक, n की वैल्यू 1 डाला, 3 - 4 माइनस n की वैल्यू 2 डाला, 3 to 6 - 4 6 - 4 सॉरी, दिस इज द +2, 6 - 4 दिस इज द +2। मैं आपको बताता हूँ ये मैंने कैसे समझ गया कि यहाँ पे गलत हो रहा है, और n की वैल्यू 3 डाला, 3 9 - 5। अब आप देखिए जरा, a3 - a2 करेंगे तो ये हो जाएगा 5 - 2 दैट इज द 3, जो कि 4 नहीं आ रहा है। तो ऑलवेज का तो कोई कंसेप्ट ही नहीं बचा, क्योंकि हमारे पास एक केस है, और समटाइम्स और नेवर नेवर, हाँ नेवर, नेवर का भी, नेवर का भी बचा है कंसेप्ट, क्योंकि अभी तक तो हमें मिला नहीं है 4, हमें तो अभी 3 ही मिला है। तो क्या ऐसे आएगा, आप ऐसे 2-4 एग्जांपल आप लेके देख सकते हैं, A4 का, A5 का, ऐसा करके देख सकते हैं। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका, अगर आप थोड़ा-सा उसको एनालाइज़ करें, हमारे पास फॉर्मूला है अरिथमेटिक सीक्वेंस का, nth टर्म का, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा a प्लस एन डी माइनस डी। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा a माइनस डी प्लस एन डी। देखिए, इसका मतलब कि nth टर्म के एक्सप्रेशन में n का जो कोफिशिएंट होता है वही d होता है। अब यहाँ ध्यान से देखिए, n का जो कोफिशिएंट होता है वही d होता है। अपने गिवन एक्सप्रेशन में n का कोफिशिएंट क्या है, देखिए 3 है, तो इसका मतलब जो कॉमन डिफरेंस होगा वो 3 होगा, और ये कह भी हो रहा है द डिफरेंस बिटवीन एनी टर्म एंड इट्स प्रीसीडिंग टर्म, राइट, सो दैट इज 4। तो ये तो गलत है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए, जो कि यहाँ पे देखिए वेरीफाई भी हुआ है। तो इसलिए मैं समझ गया था कि मेरा वहाँ पे कैलकुलेशन गलत हुआ था, सो आवर आंसर विल बी नेवर, ऐसा कभी नहीं हो सकता, राइट। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज वी हैव अ एक्सप्रेशन x रेज टू पावर y इज इक्वल्स टू 81, और हमारे पास दो क्वांटिटी है, a है हमारे पास x रेज टू पावर 2y, एंड क्वांटिटी b है हमारे पास 9 रेज टू पावर 4। अब हमें इन दोनों में कंपैरिजन करना है, कौन ग्रेटर है कौन स्मॉलर है। इसको आप ध्यान से देखिए, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं x रेज टू पावर y रेज टू पावर 2, पावर रेज टू पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, और x रेज टू पावर y क्या है 81 रेज टू पावर 2, और इसको आप लिख सकते हैं 81 को लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर रेज टू पावर 2, और ये फिर से आ जाएगा 9 रेज टू पावर 4। तो ये तो साफ साफ दिख गया कि दोनों एक्सप्रेशन क्या है, सेम है, तो द टू क्वांटिटीज आर इक्वल। ठीक है, लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। द सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब, द सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब ए, तो हमारे पास एक क्यूब ए है, लेट्स सपोज दिस द क्यूब ए, एंड हमारे पास एक क्यूब बी है। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ए दैट इज द 6, इसको मान लेते हैं ए स्क्वायर, is half the surface area of cube B, that is 6b square. Then the side length of A is how many times the side length of B? That's very simple question. So this 6 and 6 is, so A is equals to 1 over root 2b. So how much, how many times? So it is 1 over root 2 times. So this is the answer. Let us see this question number 8. It says the area of circle 1. So we have a circle 1 and its area is given as x pi, and there is a circle 2 and its area is y pi, और हमारे पास एक रिलेशन है x इज लेस देन y। देन
हमारे पास दो क्वांटिटी है, द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल वन, सो वी हैव टू कंसीडर देयर सर्कमफ्रेंस। तो इसका सर्कमफ्रेंस हो जाएगा 2 पाई आर, दैट इज 2 पाई आर 1 मान लेते हैं, और इसका सर्कमफ्रेंस हो जाएगा 2 पाई आर 2। तो हमें इनके सर्कमफ्रेंस में कंपेयर करना है, कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, या हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं इसका डिस्कशन। सबसे पहले इसके एरिया के इन्फॉर्मेशन को हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं। ये कह रहा है पाई एक्स और पाई वाई, बट एरिया ऑफ सर्कल तो हम जो जानते हैं, एरिया ऑफ सर्कल दैट इज द पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे तो पाई एक्स दिया हुआ है, इसका मतलब ये जो आर स्क्वायर है, इसको उन्होंने पूरा का पूरा एक्स माना हुआ है, ये मेरा एक्स है। और दूसरा जो ये आर वन का स्क्वायर हो गया, और दूसरा जो सर्कल है उसका एरिया होता है पाई आर टू स्क्वायर। तो ये जो आर टू स्क्वायर है यही मेरा वाई है, क्योंकि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स पाई, मतलब पाई के साथ जो मल्टीप्लाई में है वो पूरा एक्स है, और पाई के साथ जो पूरा मल्टीप्लाई है वो वाई है। तो ये एक्स है और ये वाई है, और हमारे पास एक रिलेशन दिया हुआ है एक्स इज लेस देन वाई, इसका मतलब आर वन स्क्वायर इज लेस देन आर टू स्क्वायर। तो हमें यहाँ से आर वन आर टू का इनिक्वलिटी चाहिए, कौन ग्रेटर होगा कौन स्मॉलर होगा, क्योंकि जो रिलेशन आर वन आर टू में होगा वही रिलेशन उनके सर्कमफ्रेंस में होगा। देख लीजिए सीधा सीधा, क्योंकि इनका सर्कमफ्रेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस है, क्योंकि सर्कमफ्रेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस है, तो जो रिलेशन रेडियस में होने वाला है वही रिलेशन एग्जैक्टली सर्कमफ्रेंस में होगा। तो बात है कि अब इस इनिक्वलिटी को सॉल्व कैसे किया जाए, या हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। चलिए देखिए, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, आर वन स्क्वायर इज लेस देन आर टू स्क्वायर, so this is r1 square minus r2 square should be less than 0. We can factorize this, so we can write r1 plus r2 and r1 minus r2 should be less than 0. अब यहाँ पे सोचने वाली बात है, दो नंबर का प्रोडक्ट नेगेटिव होना चाहिए, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव, दो नंबर का प्रोडक्ट नेगेटिव होना चाहिए, ऐसा पॉसिबल है अगर, दो केस पॉसिबल है, अगर ये फर्स्ट नंबर पॉजिटिव हो तो दूसरा नंबर नेगेटिव होना चाहिए, या फर्स्ट अगर नेगेटिव हो तो दूसरा पॉजिटिव होना चाहिए, तभी दोनों का प्रोडक्ट लेस देन 0 होगा। अब बात है कि कौन सा केस पॉसिबल है, या दोनों ही केस पॉसिबल है। देखिए हमें पता है साथ ही साथ कि R1 जो है वो ग्रेटर देन 0 है, और R2 भी ग्रेटर देन 0 है। क्यों? क्योंकि सर्कल का जो रेडियस होगा कभी नेगेटिव नहीं होगा, रेडियस कैन नॉट बी नेगेटिव। और अगर दो पॉजिटिव नंबर है तो उनका सम, दो पॉजिटिव नंबर का सम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो मैं सीधा सीधा इस केस को एलिमिनेट कर सकता हूँ, ठीक है। दो पॉजिटिव नंबर का सम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इस केस को तो मैं सीधा सीधा एलिमिनेट करने वाला हूँ, ठीक है। तो बचा क्या हमारे पास, हमारे पास बचा फर्स्ट केस, यस आर वन प्लस आर टू पॉजिटिव होना चाहिए, बिल्कुल हो जाएगा। दूसरा कंडीशन है आर वन माइनस आर टू नेगेटिव होना चाहिए, आर वन माइनस आर टू जो है एक नेगेटिव नंबर देना चाहिए। ऐसा कब पॉसिबल है, जब आर टू ग्रेटर रहा होगा आर वन से, तभी पॉसिबल है। तो अगर आर टू ग्रेटर देन आर वन है तो इसका मतलब सर्कमफ्रेंस ऑफ टू विल बी ग्रेटर देन सर्कमफ्रेंस ऑफ वन। तो हमारा आंसर आ गया कि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल टू यानी कि क्वांटिटी बी इज ग्रेटर, सो आंसर विल बी बी दिस। द नेक्स्ट वन इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज 48 पाई। तो एक सर्कल है, इसका रेडियस हम मान लेते हैं r है, तो इसका सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है 48 सेंटीमीटर। तो इट मीन्स 2 पाई r इज इक्वल्स टू 48 सेंटीमीटर, दिस इज द 24, सो r इज इक्वल्स टू 24 अपॉन पाई, दिस इज द रेडियस। व्हाट इज द डिफरेंस, एंड एरिया ऑफ द अनदर सर्कल इज 4 पाई। तो हमारे पास एक दूसरा सर्कल है जिसका एरिया दिया हुआ है 4 पाई, सो इट्स पाई आर टू स्क्वायर, हम यहाँ मान लेते हैं ये आर वन था, आर टू स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई। तो इसको चलिए सिंप्लीफाई करते हैं, पाई पाई गेट्स कैंसिल आउट, सो आर टू स्क्वायर इज इक्वल टू 4, सो आर टू इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, बट एज said earlier radius cannot be negative, so we will take r2 as 2, positive 2. What is the difference between difference in radii of the two circles? So that's simple, 24 pi minus 2, this, okay, so this is the simple. Next is again, see मैं देख रहा हूँ कि inequality based क्वेश्चन ज्यादा है, तो इस वीडियो के बाद मैं inequality based और भी कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन कराऊंगा जो इसी लाइन लेंथ का होगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप इस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। इन द गिवन फिगर एंगल 1 इज ग्रेटर देन एंगल 2, कहाँ एंगल 1 और यहाँ एंगल 2, देन ए बी इज ग्रेटर देन ए सी। तो ये जो ए बी है, जो साइड लेंथ है और ये जो साइड लेंथ है, इनमें मुझे कंपेयर करना। आपको ट्रायंगल का एक रूल पता होना चाहिए, जो रिलेशन एंगल्स में होता है वही रिलेशन उसके अपोजिट साइड में होता है, लेकिन वो एंगल कैसा होना चाहिए, इंटरनल। मतलब हमें रिलेशन, हमें देखिए इन दोनों साइड में अगर आप रिलेशन ढूंढना चाहते हैं तो इस साइड के अपोजिट एंगल कौन है, ये, इस साइड के अपोजिट एंगल कौन है, ये। तो आपको इन दोनों एंगल में रिलेशन ढूंढना होगा, इंटरनल एंगल में, एक्सटीरियर एंगल में नहीं। चलिए हम ढूंढ सकते हैं, इनइक्वालिटी का सिंपल रूल अप्लाई करते हैं। देखिए तो मान लेते हैं कि ये एंगल मेरा एंगल x है और ये एंगल मेरा एंगल y है। तो बेसिकली मुझे x और y में रिलेशन चाहिए। देखिए तो हमें दिया हुआ है कि एंगल 1 जो है ग्रेटर देन एंगल 2 है। एंगल x है क्या,
एंगल x जो है वो 180 माइनस एंगल 1 है। एंगल y है क्या? 180 माइनस एंगल 2 है। तो इनिक्वलिटी के रूल से आप सोच सकते हैं, आपको ये एक्सप्रेशन बनाना है तो मैं इस इनिक्वलिटी में माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव ऑफ एंगल 1 इज लेस देन नेगेटिव ऑफ एंगल 2। रूल है नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने से इनिक्वलिटी चेंज होता है। नाउ आई एम एडिंग 180 बोथ साइड, सो 180 माइनस एंगल 1 इज लेस देन 180 माइनस एंगल 2। सेम चीज ऐड करने से या सब्सट्रैक्ट करने से इनिक्वलिटी चेंज नहीं होता है। सो 180 माइनस एंगल 1 क्या हो गया आपका? दिस इज द एंगल x इज लेस देन दिस इज द एंगल y। तो x अगर छोटा है, अगर x मेरा छोटा है तो इसका मतलब इसके अपोजिट साइड जो है AC मेरा छोटा होगा, और ये गिवन स्टेटमेंट भी वही कह रहा है AC शुड बी स्मॉलर, राइट? तो ये स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट, इफ O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल गिवन बिलो and then we have to find n, we have to check n is equals to 2m। तो n यहाँ पे है और 2m m यहाँ पे है, राइट? n is equals to 2m। चलिए ट्राई करते हैं। तो क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें वही होगा ऑलवेज नेवर समटाइम। तो देखिए अगर ये m है, ये देखिए ट्रायंगल OBC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, अगर ये m है तो ये भी क्या होगा? m होगा, क्योंकि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दोनों रेडियस है। अगर ये m है, ये m है, तो ये एंगल मेरा निकल सकता है। सो दिस एंगल विल बी हाउ मच? दिस विल बी 180 माइनस 2m, राइट? तो हमें एक थ्योरम भी पता होना चाहिए कि अगर, जस्ट अ मिनट, लेट्स सपोज दिस इज सर्कल एंड दिस इज द आर्क। अगर आप एक आर्क से सर्कमफ्रेंस पे कोई एंगल बनाते हैं और उसी आर्क से अगर आप सेंटर पे कोई एंगल बनाते हैं, तो अगर ये थीटा है तो सेंटर का एंगल 2 थीटा होता है। तो अगर ये n है तो सेंटर का ये एंगल कितना होना चाहिए? 2n होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू फिगर 2n शुड बी इक्वल्स टू 180 माइनस 2m। तो देखिए हमारे पास n और m में रिलेशन आ चुका है। अब हमें ये पता करना है कि ये n इक्वल्स टू 2m वैलिड है या नहीं, कभी पॉसिबल हो सकता है कि नहीं। तो हम क्या करते हैं, इस कंडीशन को अप्लाई करके देखते हैं और देखते हैं कोई हमारे पास कंट्राडिक्शन तो नहीं आता है, कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं आता है। सो अकॉर्डिंग टू दिस n शुड बी इक्वल्स टू 2m, सो आई शुड राइट n इक्वल्स टू 2m इक्वल्स टू 90 माइनस m, सो दैट इज 3m इक्वल्स टू 90। तो यहाँ से आ गया m इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो हमें ये देखना है क्या m की वैल्यू 30 और n की वैल्यू 60 डिग्री, क्या ये ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा पॉसिबल केस है? तो क्यों नहीं हो सकता? मेरे ख्याल से देखिए अगर ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से 330 60, तो ये हो जाएगा आपका 120 डिग्री, और n की वैल्यू है 60 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे अगर सेंटर का एंगल 120 है तो यहाँ पे 60 होना ही चाहिए। तो यहाँ पे ये 60 और 30 इन दोनों में देखिए डबल का रिलेशन है, n इक्वल टू 2 वैलिड हो रहा है। ये हर वक्त वैलिड नहीं होगा, ये हर वक्त वैलिड नहीं होगा, ये केवल एक केस में वैलिड हो रहा है, अगर आप m की वैल्यू 30 डिग्री लेते हैं। तो हमने क्या किया यहाँ पे, बेसिकली अपने बेसिक कंडीशन निकाल लिया और जो क्वेश्चन का गिवन स्टेटमेंट है, गिवन कंडीशन, उसको अप्लाई करके देखा कोई कंट्राडिक्शन तो नहीं हो रहा है। अगर कंट्राडिक्शन नहीं हो रहा है तो हम उस केस को एनालाइज किए और हमने ये देखा कि ये स्टेटमेंट समटाइम्स ट्रू हो रहा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, दैट इज द रेंज ऑफ अ सेट ऑफ नंबर इज आर इफ ईच आइटम इज इंक्रीज बाय 20 देन रेंज इज आल्सो इंक्रीज बाय 20। देखिए सिंपल सा एग्जांपल ले सकते हैं, मान लेते हैं हमने नंबर ले लिया 10 20 30 डॉट 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 100, राइट? ये मेरा सेट ऑफ डाटा है, ये मेरे ऑब्जर्वेशन डाटा पॉइंट्स है। आप खुद भी सोच सकते हैं ये 100 तक है, तो अभी जो मेरा रेंज है वो क्या है? 90 का है। 100 माइनस 10 करेंगे, दैट इज द रेंज मैक्सिमम माइनस मिनिमम। अब मैंने ईच डाटा को 20 से बढ़ा दिया, तो 10 वाला बढ़ के, सो इफ वी इंक्रीज ईच डाटा बाई 20, सो 10 को 20 से बढ़ाएंगे तो ये 30 हो जाएगा, और इसको 20 से बढ़ाएंगे तो ये 120 हो जाएगा। तो अभी मेरा रेंज क्या है? 120 माइनस 30। तो देखिए अभी भी रेंज क्या है? 90 है। ईच डाटा को अगर आप सेम नंबर से बढ़ा देते हैं तो रेंज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो द स्टेटमेंट सेइंग द रेंज इज आल्सो इंक्रीज बाय 20, दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट, दिस इज द नेवर ट्रू। सो इस वीडियो में हम लोग 12 तक ही डिस्कस करते हैं, वीडियो को छोटा रखते हैं ताकि आपको क्वेश्चन भी इजीली समझ में आए, इजी से अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। अगले पार्ट में इसके रिमेनिंग क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो, तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।